आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कमबैक मानी जाती है। ये सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, ये मौत के मुंह से वापस आने की और फिर पूरी दुनिया पर राज करने की एक बेहद दिलचस्प कहानी है। एक ऐसी कंपनी जिसने शुरुआत में टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदलने का सपना देखा था, पर एक वक्त ऐसा आया जब वो खुद तबाही के बिल्कुल कगार पर खड़ी थी। सीधे चलते हैं 1997 में, उस वक्त जब सब कुछ खत्म होने ही वाला था। $1 बिलियन। जी हां, ये वो भयानक रकम है जो एप्पल हर साल गंवा रहा था। एक ऐसी स्थिति जहां पर हर गुजरते दिन के साथ उनकी बुनियाद हिलती जा रही थी। सोचिए, एक इतनी बड़ी कंपनी जिसके बनाए कंप्यूटर्स किसी वक्त क्रांति माने जाते थे, वो अब पूरी तरह बैंकरप्सी से यानी बर्बाद होने से सिर्फ और सिर्फ 90 दिन दूर थी। कैश खत्म हो रहा था, इन्वेस्टर्स की उम्मीद टूट चुकी थी और सबसे अहम, एम्प्लॉयज कंपनी छोड़कर जा रहे थे। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ एप्पल लॉस्ट इट्स वे। आखिर ये पतन शुरू कैसे हुआ? अब सवाल ये है कि एक पायनियर और इतनी सफल कंपनी इस हालत तक पहुंचे कैसे? इसका सबसे बड़ा कारण थी इनकी कीमतें। एक तरफ IBM का पीसी उस वक्त लगभग $1,565 में मिल रहा था, जबकि एप्पल लीसा की कीमत थी $10,000 और मैकिन्टॉश की $2,500। उस दौर के लीडरशिप ने शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर प्रॉफिट्स और बढ़े हुए प्रॉफिट मार्जिन्स को ग्राहकों की जरूरत से ऊपर रख दिया था। नतीजा ये हुआ कि एप्पल के कंप्यूटर्स आम लोगों की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो गए। वो आम लोगों के लिए एक जरूरत बनने के बजाय एक ऐसी लग्जरी बन गए जिसका कोई मतलब नहीं बनता था। 1995 आते आते मार्केट के आंकड़े सच में डरावने हो गए थे। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 95 लॉन्च किया। इस सॉफ्टवेयर ने पहले ही साल में 4 करोड़ कॉपीज बेची और सब कुछ बदल कर रख दिया। देखते ही देखते माइक्रोसॉफ्ट ने 90% ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट पर कब्जा कर लिया। और वहीं दूसरी तरफ एप्पल, जो किसी वक्त पर इंडस्ट्री का एब्सोल्यूट लीडर हुआ करता था, उसका मार्केट शेयर गिरकर 10% से भी कम रह गया था। और इनकी डूबती नैया का एक और सबसे बड़ा कारण था इनका बेहद कंफ्यूजिंग प्रोडक्ट लाइनअप। उन्होंने बिना सोचे समझे अनगिनत वेरिएंट्स निकाल दिए थे। पावर मैक, परफॉर्मा, क्वाड्रा, सेंट्रिस, और फिर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, जैसे $1,000 का न्यूटन PDA जिसकी हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन सच में बहुत बुरी थी, या फिर पिपिन गेमिंग कंसोल जो एक सुपर फ्लॉप साबित हुआ। इस बेवकूफ़ी भरे प्रोडक्ट ग्रेवयार्ड की वजह से दुकानों पर इतना कंफ्यूजन बढ़ गया था कि खुद रिटेलर्स को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर बेचना क्या है। इसका असर यह हुआ कि $1 बिलियन का इन्वेंट्री बिना बिके बस गोदामों में पड़ा रह गया। आगे बढ़ते हैं। द अनथिंकेबल लाइफलाइन, एक ऐसी मदद जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। 1997 में एंट्री होती है वापस स्टीव जॉब्स की। एप्पल उस वक्त सच में मरने की हालत में था और कंपनी को जिंदा रखने के लिए एक चमत्कार की जरूरत थी। और ये चमत्कार उस पार्टनरशिप के रूप में आया जिसे लोग उस वक्त बिल्कुल नामुमकिन मानते थे। स्टीव जॉब्स ने अपने सबसे बड़े राइवल माइक्रोसॉफ्ट के सामने हाथ बढ़ाया और बिल गेट्स ने एप्पल में $1,500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। बदले में इंटरनेट एक्सप्लोरर को मैकिन्टॉश का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बना दिया गया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने अचानक ये इन्वेस्टमेंट क्यों किया? दरअसल उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट पर मोनोपोली का केस चल रहा था। उन्हें कोर्ट को ये दिखाना जरूरी था कि वो मार्केट में कंपटीशन को खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं। ये वाकई एक डेस्परेट कदम था जिसने एप्पल को दोबारा सांस लेने का बड़ा मौका दे दिया। अब यहां से शुरू होता है एक नया दौर, द पावर ऑफ सिंप्लीफिकेशन। लेकिन सिर्फ जिंदा बचना काफी नहीं था ना। यहां से एप्पल ने एक बेहद सख्त ऑपरेशनल टीयर डाउन शुरू किया। स्टीव जॉब्स ने आते ही एक ही मीटिंग में एप्पल के 70% प्रोडक्ट लाइन को सीधे खत्म कर दिया। उन्होंने अपना पूरा फोकस सिर्फ एक सिंपल ग्रिड पर डाल दिया, कंज्यूमर और प्रोफेशनल, डेस्कटॉप और लैपटॉप, बस यही 4, iMac, पावर मैक, iBook और पावर बुक। इस स्टेप ने एक पल में सारी कंफ्यूजन दूर कर दी। इंजीनियर्स को एकदम क्लियरली पता था कि उन्हें क्या बनाना है और कंज्यूमर्स को पता था कि उन्हें क्या खरीदना है। इस फोकस स्ट्रैटेजी का जो नतीजा निकला वो तुरंत सबके सामने आ गया। सिंप्लिसिटी की इस ताकत को देखिए। नया, स्टाइलिश और आसान iMac आते ही मार्केट में छा गया। सिर्फ 5 महीनों के अंदर iMac ने 800,000 यूनिट्स बेच डाले। ये बिल्कुल वही था जो मार्केट चाहता था, आसान, सुंदर और बिना किसी बकवास कंफ्यूजन के। और इस सिंप्लीफिकेशन ने पूरे बिजनेस ऑपरेशंस को ही बदल कर रख दिया। जॉब्स ने टिम कुक नाम के एक बेहद शानदार एग्जीक्यूटिव को अपने साथ जोड़ा। इन दोनों ने मिलकर सप्लाई चेन की ऐसी डीप सफाई की, फालतू R&D बंद की और हर तरह की वेस्ट मटेरियल को रोक दिया। उसका डायरेक्ट नतीजा पता है क्या निकला?
जो कंपनी 1997 में $1 बिलियन के भारी लॉस में डूबी ही थी, वही कंपनी ठीक अगले साल यानी 1998 में प्रॉफिटेबल बन गई। कंपनी स्टेबल होने के बाद बारी आती है आगे बढ़ने की, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। 2000 के दशक के उस हाइपर ग्रोथ फेज में एप्पल ने सिर्फ कंप्यूटर्स तक खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने नए मार्केट्स पर ध्यान देना शुरू किया। आगे आने वाले हर रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के पीछे जॉब्स का एक बहुत ही सीधा सा 3 स्टेप्स वाला फॉर्मूला था। पहला स्टेप, एक ऐसी इंडस्ट्री ढूंढो जो बुरी तरह से पुरानी हो चुकी हो या क्योस में हो। दूसरा, उसके यूजर एक्सपीरियंस को पूरी तरह से ओवर सिंप्लीफाई कर दो। और तीसरा, एक बार जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट ले ले तो उसे एक ऐसे इकोसिस्टम में लॉक कर लो जहां से वापस जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाए। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है 2001 की म्यूजिक इंडस्ट्री। उस वक्त पूरी इंडस्ट्री केओस में थी। एक तरफ लोग फ्री म्यूजिक डाउनलोड कर रहे थे और नैपस्टर पर लॉसूट्स चल रहे थे, और दूसरी तरफ लोगों को बड़े और भारी सीडी प्लेयर्स उठाकर घूमना पड़ता था। जॉब्स ने यहां आईपॉड इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने पूरे एक्सपीरियंस को एब्सोल्युटली ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। कोई फालतू बटन्स नहीं, सिर्फ एक सिंपल स्क्रॉल व्हील और किसी की भी जेब में 1000 गाने। ये इतना आसान और कमाल का था कि अगले 5.5 साल में एप्पल ने 100 मिलियन आईपॉड्स बेच दिए। और ठीक वही फ्रेमवर्क दोबारा लगाया गया 2007 में। उस वक्त का मोबाइल फोन मार्केट बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था, छोटे छोटे कीबोर्ड्स और ठीक से ना चलने वाला इंटरनेट। स्टीव जॉब्स ने वही ओवर सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मूला लगाया और आईफोन लॉन्च कर दिया। ना कोई फिजिकल बटन्स, ना कोई स्टाइलस, सिर्फ एक मल्टी टच स्क्रीन और प्रॉपर्ली इंटरनेट चलाने वाला एक फुल ब्राउजर। ये एक ऐसी चमत्कारी इन्वेंशन बन गई जिसने आज तक लगभग 2.3 बिलियन यूनिट्स बेचकर पूरी दुनिया की तस्वीर ही बदल दी है। लेकिन इस पूरे प्लेबुक का जो सबसे दमदार स्टेप था वो था तीसरा स्टेप, इकोसिस्टम लॉक इन। एप्पल ने सिर्फ अकेली डिवाइसेस बेचने पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उन डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर्स और सर्विसेज का एक ऐसा सीमलेस जाल बनाया जहां हर चीज एक दूसरे से परफेक्टली जुड़ी हुई है। एक बार जब कोई इस इकोसिस्टम के अंदर आ जाता है तो किसी और ब्रांड पर स्विच करना लगभग इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। इसने सच में लॉयल कस्टमर्स की एक ऐसी फौज बनाई जो आज तक हमेशा एप्पल के साथ रही है। और इस सब का आखिरी नतीजा क्या रहा, चलिए देखते हैं। और $1 ट्रिलियन लेगेसी। स्टीव जॉब्स के इन लगातार और शानदार बिजनेस स्ट्रैटेजीज का रिजल्ट देखिए। एक आंकड़ा है जिसे देखकर शायद विश्वास ही ना हो, 6125%। जी हां, 1997 में जब एप्पल बैंक्रप्सी के मुंह पर खड़ा था, वहां से लेकर 2011 तक एप्पल के स्टॉक प्राइस में इतना बड़ा उछाल आया। ये सच में कॉर्पोरेट हिस्ट्री के सबसे शानदार ग्रोथ फिगर्स में से एक है। सोचिए, 1997 में $1.5 बिलियन की छोटी सी मार्केट कैप से शुरू होकर 2011 आते आते कंपनी की वैल्यू सीधा $321.3 बिलियन तक पहुंच गई। और ये नींव इतनी मजबूत थी कि आज एप्पल दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन चुकी है जिसका मार्केट कैप $3 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर चुका है। ये ट्रूली माइंड ब्लोइंग है। आज के इस विश्लेषण को हम स्टीव जॉब्स की एक कोर फिलॉसफी के साथ खत्म करते हैं। उनका कहना था कि महान काम करने का एक ही तरीका है, अपने काम से बेहद प्यार करना। एक तबाह हो चुकी कंपनी को $3 ट्रिलियन के एम्पायर में बदलने के लिए जिस लेवल के जुनून की जरूरत होती है, वो उनकी इस सोच में साफ झलकता है। तो इस पूरी कहानी और इस सफर को समझने के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है, क्या सच में आज के दौर में किसी और का अपने काम के प्रति यही पैशन ऐसी एक और लेगेसी खड़ी कर पाएगा? सोचिएगा जरूर।